जय श्री कृष्ण दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपने पीजीपी के लेक्चर को। और हमारा आज का टॉपिक है 9.12 पेज नंबर 152 डिम्ड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट नहीं भी है तो भी मान लिया जाएगा कि यह आपका प्रॉफिट है। डिम्ड प्रॉफिट रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन सेक्शन 41(1) मतलब कोई भी चीज़ आपने जिसकी डिडक्शन पहले ले ली है, जिसका डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया है पीजीबी में, और अब वो चीज़ रिकवर कर रहे हैं आप। जिस चीज़ का जिस खर्चे का डिडक्शन आपने पहले कर लिया है, ले लिया है, क्लेम कर लिया है, अब अगर वही चीज़ आपको रिकवर हो रहा है तो फिर वो प्रॉफिट मान लिया जाएगा। पहले आपका खर्चे का डिडक्शन दे दिया था, अब आप प्रॉफिट मान के उसको टैक्स कर देंगे। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? जब अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं। नाउ पहला, इन एनी ऑफ द अर्लियर ईयर अ डिडक्शन वाज अलाउड टू द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस। किसी लॉस की डिडक्शन आपको पहले ही मिल गई है, एक्सपेंडिचर की डिडक्शन पहले ही मिल गई, ताकि चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। और ट्रेडिंग लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी की, क्रेडिटर की, क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदा होगा, उसकी डिडक्शन आप पहले ही ले चुके हैं। बी, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। अब करंट ईयर प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है? हैज़ ऑब्टेन्ड अ रिफंड ऑफ सच ट्रेडिंग लाइबिलिटी। अब आपने किसी को पेमेंट किया, अब बदले में आप उससे पैसा भी ले रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं, तो वो आपकी डीम्ड लाइबिलिटी, वो डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा। सेकेंड, हैज़ ऑब्टेन्ड सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लाइबिलिटी बाय वे ऑफ रेमिशन और सेसेशन देयर ऑफ। पहले आपने कर लिया कि भाई मुझे इस बंदे को पैसे देने, मैंने खर्चा किया, अब बाद में पता चला नहीं अब उसको पैसे नहीं देने, उसने माफ़ कर दिए, तो फिर अब वो डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। रेमिशन हो गया, छूट मिल गई, सिसेशन, अब लाइबिलिटी रही नहीं आपकी ना। फॉर दिस पर्पस ऑफ यूनिलेटरल एक्ट बाय द एसएससी राइटिंग ऑफ, अब आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं, आपने किसी बंदे से माल खरीदा, परचेज कर लिया, आपने अपने पीजीबीपी में परचेज का खर्चा क्लेम कर लिया, अब बाद में पता चला नहीं नहीं यार उस बंदे को पैसे नहीं देने अब। तो जब आपने खर्चा क्लेम कर लिया, जितना खर्चा क्लेम किया, अब आपकी क्या हो जाएगी? वो प्रॉफिट मान लिया जाएगा। कोई लॉस है, वो पहले आपने लॉस मान के उसको डिडक्शन ले लिया और फिर बाद में वही रिकवरी हो गई, तो फिर अब डीम्ड प्रॉफिट हो जाएगा। इफ द अबव टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सच पर्सन और द वैल्यू बेनिफिट एक्रूइंग टू द टैक्स पेयर शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो अब आपको प्रॉफिट मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द चार्जेबल टू टैक्स एज द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। इन दिस रूल, दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ द बिजनेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ रिकवरी। जिस ईयर में आपकी रिकवरी हो रही है ना, उस ईयर में आपका चाहे बिजनेस रहे ना रहे, आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सेल ऑफ असेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में हमने देखा था कि आप जो भी असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब पैसा लगा रहे हैं, रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आप उसका डिडक्शन 100% ले रहे थे, कहीं पे 150% डिडक्शन ले रहे थे। अब वही पैसा अब आपको, आप उसी असेट को बेच रहे हो, जिसका डिडक्शन आपने पहले ले लिया, उसी असेट को बेच रहे हो, बेचने पे जो आपको पैसा मिल रहा है ना, वो आपकी प्रॉफिट मानी जाएगी। वो उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रॉफिट। बस यही चीज़ है। नाउ रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। आपने पहले बैड डेब्ट क्लेम कर लिया, ठीक है ना, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर कर लिया और अपने प्रॉफिट से घटा भी लिया कि जी बैड डेब्ट हो गया, लेकिन बाद में वही बंदा जिसको आपने बैड डेब्ट क्लेम कर लिया था, वही बंदा आके पैसा दे देता है, तो फिर यार प्रॉफिट तो माना जाएगा ना, तो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट हो जाएगा, वो भी आपका डीम्ड प्रॉफिट है। रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कि आपकी रिकवरी तब हुई है जब आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, बिजनेस है ही नहीं अब एग्जिस्टेंस में, फिर भी आपकी रिकवरी हो रही है, तो भी डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड बाय रीजन ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन सच बिजनेस और प्रोफेशन, एनी सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ रिसिपिएंट और चार्ज एट द ईयर ऑफ रिसिप्ट। बिजनेस नहीं रहा, चाहे किसी की रिटायरमेंट की वजह से या डेथ होने की वजह से, फिर भी जिस बंदे को वो पैसा मिल रहा है ना, रिसीट कर रहा है जो पैसा, उस बंदे के हाथ में ये टैक्स हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, जनरली लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 8 ईयर्स बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है ना, तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट से अपने घटाते रहना, लेकिन
इसका एक एक्सेप्शन है, दिस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एक्सेप्शन क्या है? द बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यू, बिजनेस अब है नहीं, प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, लॉस ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन परटेनिंग टू द ईयर इन विच इट इज डिसकंटिन्यू कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। जो लॉस है वो मैं किसी और इनकम से सेट ऑफ ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब कुछ और इनकम है ही नहीं। सच बिजनेस इज नॉट अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, और ये बिजनेस कोई जुए वाला बिजनेस ना हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस ना हो। तो फिर क्या होगा? आफ्टर डिसकंटिन्यूस ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन देयर इज अ रिसिप्ट विच इज डीम्ड एज बिजनेस इनकम। तो भैया 8 साल बाद भी कभी भी अगर ऐसा पैसा मिलेगा तो वो डिसकंटिन्यू, वो उसकी डीम्ड इनकम ही मानी जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों 9.13 टैक्सेशन ऑफ डीम्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम और इन्वेस्टमेंट। डीम्ड इनकम का टैक्सेशन कैसे होगा, या अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्सेशन कैसे होगा, या अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट का टैक्सेशन कैसे होगा। लोग क्या करते हैं, ऐसे इनकम अपने पास रखते हैं जिसका कोई पेपर ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है, जिसको काली कमाई बोलते हैं, ब्लैक इनकम भी बोल सकते हैं। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे डिपार्टमेंट को ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है जहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप बता ही नहीं पा रहे कि मेरी इनकम कहाँ से आई है। तो सर ऐसे केस में तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। यस, देखो अनडिस्क्लोज इनकम और इन्वेस्टमेंट जो है ये टैक्स की चोरी तो है। ये टैक्स की चोरी का मान ले किसी के ऊपर रेड रेड डाल दिया गया इनकम टैक्स के द्वारा, पता चला ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के पेपर मिल गए, ऐसे ऐसे इनके पास पैसे मिल गए, इसका कोई सोर्स ही जनरेट नहीं हो रहा है। अनडिस्क्लोज इनकम इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल 30% तो देना पड़ेगा, फिर सरचार्ज, उसके बाद फिर सेस 4%। इस तरीके से उससे ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करेंगे। तो पहला है द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। अब इन चीज़ों को हम बोलेंगे ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम हुई है। कैश क्रेडिट, सेक्शन 68, where any sum is found credited in the books of account of an assessee maintained for any previous year and the assessee offers no explanation about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not in the opinion of the assessing officer satisfactory, the sum so credited may be charged to income tax as the income of the assessee of that previous year। मतलब आपके अकाउंट में कोई ऐसी इनकम मिली है बुक्स ऑफ असेसी के, ऐसा क्रेडिट मिला है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे कैश क्रेडिट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसका पैसा कहाँ से आया वो पता ही नहीं है। वेयर द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट, असेसी ने इन्वेस्टमेंट किया है विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, और अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। इफ एनी मेंटेन्ड बाय हिम एनी सोर्स ऑफ इनकम एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, और असेसी उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा है कि नेचर क्या है, सोर्स कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, तो असेसिंग ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लेगा। आगे चलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके पास वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पता चले भाई असेसी पे इतना पैसा है, बुलियन है, ज्वेलरी है, वैल्यूएबल आर्टिकल है, और वो रिकॉर्डेड भी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसा अगर है, और अगर रिकॉर्ड भी है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं जी कहाँ से ये सब चीज़ें इसके पास आ गई, और असेसी जो एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पा रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर ऐसे को मान लेगा ये डीम्ड है इनकम मान लेगा और उस पर टैक्स लगा देगा हाई रेट से। नाउ फॉर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट फुली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको बुक्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, और रिकॉर्ड किया भी तो आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो असेसी आपसे बोलेगा ये तुम्हारी इनकम है और अब इस पर टैक्स ले लेगा। पांचवा देखते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई खर्चा कर दिया, आपने चाहे उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे ये खर्चा किस चीज़ के लिए। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच में, भाई ये खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये जो खर्चा है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि उसको पैसा, उसको प्रॉफिट मान लेंगे। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ये एक पुराना सिस्टम था जिसपे बैंकिंग चैनल से ना जाके कोई और तरीका अपनाते थे कि भाई उसको इतना पैसा देना, और ऐसा ट्रांजैक्शन अगर मिल जाता है ना तो मान लेंगे कि आपका प्रॉफिट है। बैंक से किसी को करोड़ों रुपए नहीं दे रहे, जनरली लोग कैश में ट्रांजैक्शन ऐसे करते हैं, तो अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन मिल गई है, किसी से आपने पैसा लिया है, किसी को पैसा दिया है, तो मान लिया जाएगा ये आपका प्रॉफिट है, अनएक्सप्लेन्ड प्रॉफिट माना जाएगा। इन सब पे हाई रेट से टैक्स हो जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर फिनिश किया है अपना पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब आप इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन मेरी हेल्प चाहिए जिसको समझने में, समझाने में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक दो क्वेश्चन है वो करके देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि भाई सर मुझे ये सेक्शन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, या ये टॉपिक आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फिनिश किया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब शुरू करेंगे एक नया चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी से जल्दी उसको भी अच्छे से समझेंगे और फिनिश करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमने एक अच्छा चैप्टर ख़त्म किया है, और आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।